सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये पूरे साल का करंट अफेयर्स है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पर्यावरण से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड जितनी भी करंट अफेयर्स है वो सारी इसमें कवर करी गई है पूरे साल की, और इसको एक वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, चाहे वो यूपीएससी हो, आपका प्रीलिम्स लगा हुआ है 2025, और आरओ या पीसीएस हो, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि खबरों में क्यों, एक हिट एंड रन को लेके केस है, तो इम्पॉर्टेंट है, यहीं से हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो विभिन्न भारतीय राज्य में ट्रांसपोर्टरों और वाणिज्यिक ड्राइवरों के हालिया विरोध प्रदर्शन से भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस की धारा 106 के क्लॉज 2 को ध्यान में लाया गया है, जो हिट एंड रन घटनाओं से संबंधित है। अब बीएनएस की जो 2023 की धारा 106 का क्लॉज 2 है, वो कहता है कि ये धारा किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को सूचित किए बिना दुर्घटना स्थल से भागने पर गंभीर दंड का प्रावधान करती है। अगर आपने मार दिया और आप निकल गए तो हिट एंड रन का केस माना जाएगा। दुर्घटना की रिपोर्ट ना करने पर 10 साल की जेल और जुर्माना होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर तर्क क्या दिया है कि कानून का उद्देश्य तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने को रोकना और अपराधियों पर पीड़ित के प्रति नैतिक जिम्मेदारी लागू करना है। ये आप देख सकते हैं, हाउ द न्यू लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड वन, राइट। फिर हम लोग चलते हैं, प्रदर्शनकारियों द्वारा उठाई गई चिंताएं क्या है। तो इन्होंने कहा है कि भाई दंड की गंभीरता बहुत ज़्यादा है, 10 साल की कैद, 7 लाख रुपए की जो है एक तरह से अफवाह, ये सब बेकार चीज़ है। चुनौतीपूर्ण कार्य स्थितियाँ हैं, भीड़ की हिंसा का डर है, कथित अनुचित दोष है। तो ये कुछ है जो इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट वही मैं कराऊंगा, 1.5x की स्पीड से आप इसको देखेंगे तो काफ़ी आपको हेल्प आपको मिल जाएगी। अब जम्मू कश्मीर में दूसरा है संघीय मुद्दे। जम्मू कश्मीर में कोई स्थानीय सदस्य निकाय नहीं, तो कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है। 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूटी में जिला विकास परिषदों का निर्माण करते हुए अनुकूलित जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम को मंजूरी दी। सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाते थे और विधानसभा से उनकी कोई भागीदारी नहीं होती थी। अब संवैधानिक प्रावधान में हम लोग देखते हैं, जैसा कि 73वां जो संविधान संशोधन है 1992 का, वो पंचायती राज का है। ठीक है, सबसे पहले राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और ये जो है आप देखेंगे तो शेड्यूल 11 में है। 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज, ग्राम पंचायत की बात करती है। ठीक है, फिर उसके बाद में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करना जो है आप देख सकते हैं कि 9 संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। अनुसूची 11 में पंचायतों से संबंधित 29 विषय शामिल किए गए। इसी से रिलेटेड 74वां संविधान संशोधन है 1992, जो शहरी स्थानीय निकाय के लिए है। इसमें कई सारी कमेटी थी, जैसे बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, एल.एम. सिंघवी, है ना, पीके थुंगन, ऐसी कुछ कमेटीज़ आई थी जो पंचायती राज के उसमें अच्छा उन्होंने अपना एक त्रिस्तरीय, किसी ने 2 स्तरीय सिस्टम उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। तो नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना है। संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान शामिल है। नगर पालिकाओं से संबंधित जो सूची है वो 12 है और 18 विशेष में शामिल है। खबरों में क्यों है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर चुनावी प्रतिनिधित्व खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ लगभग 30,000 स्थानीय प्रतिनिधित्वों का 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है। अब और एक नेक्स्ट करंट अफेयर्स है आपकी, बीएसएफ क्षेत्राधिकार बढ़ाया गया, पंजाब सुप्रीम कोर्ट क्यों गया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट पंजाब में सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र के विस्तार से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाला है। बीएसएफ की भूमिका का विस्तार आप देखेंगे तो पहले बीएसएफ पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में सीमा के 15 किलोमीटर के भीतर काम कर सकती थी। इसके बाद केंद्र ने अक्टूबर 2021 की एक अधिसूचना में इसे सीमा के 50 किलोमीटर के भीतर तक विस्तारित किया। ठीक है, तो पंजाब कह रहा है कि इतनी ज़्यादा पुलिसिंग और जो है आप कह सकते हो कि केंद्र को मजबूत करने का काम कर रहे हो। ठीक है, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उस पर मैं मार्क करता चलूँगा। राजस्थान के साथ बिजली समझौते से जम्मू और कश्मीर में बिजली विवाद। तो जम्मू और कश्मीर में रिकॉर्ड कम बिजली उत्पादन के साथ गंभीर बिजली की कमी का सामना कर रहा है, जिसके कारण पूरे केंद्र शासित प्रदेश में व्यापक रूप से 8 घंटे की बिजली कटौती हो रही। सिंधु जल की चिंताएं यहाँ पर हो सकती है, जैसा कि अभी सिंधु जल समझौता आपका जो है भारत सरकार ने रद्द कर दिया है। सिंधु में जो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान को जाने वाली जो 3 नदियाँ हैं, जो पूर्वी नदियां हैं, उनमें पश्चिमी जो नदियां हैं उनमें है सिंधु, झेलम और चेनाब। ठीक, ये 3 नदियां हैं जो पाकिस्तान की तरफ गिरती हैं।
तो जम्मू कश्मीर में पानी और बिजली समझौते का मुद्दा बहुत संवेदनशील है। यहाँ लंबे समय से शिकायतें हैं कि केंद्र पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के कारण क्षेत्र को हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर रहा है। कुछ बिजली परियोजनाओं का नियंत्रण जम्मू कश्मीर को लौटने की भी मांग करी जा रही है। ठीक है, तो अब क्या होगा, सिंधु पे एक तरह से, क्योंकि कुछ ना कुछ रीज़न है, आप देख सकते हैं कि सिंधु जल समझौता का जो रद्द करने का प्लान भारत सरकार काफ़ी टाइम से बना रहा है, क्योंकि वहाँ पर अधिकतर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो बिजली आपूर्ति करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि आप उस पर डैम बनाएं और डैम बना के पानी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जो है इवॉल्व करें, और जिससे क्या होगा कि लगभग आप देखोगे कि कई मेगावाट की बिजली पैदा करने की क्षमता विकसित हो जाएगी। ठीक है, उत्पादित अधिकांश बिजली NHPC द्वारा होती है और इसका उपयोग जम्मू कश्मीर में नहीं किया जाता है। वर्तमान मांग लगभग 2600 मेगावाट की है। अब डीप फेक को लेके है, आप देख सकते हैं कि किस तरह डीप फेक जो है लोगों के साथ में प्रैंक कर रहा है ना। डीप फेक के बारे में, डीप फेक परिष्कृत कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम का उपयोग करके बनाए जाते हैं जो यथार्थवादी लेकिन मनगढ़ंत सामग्री बनाने के लिए छवियों, वीडियो या ऑडियो से हेरफेर और सुपर इम्पोज कर सकते हैं। सलाहकारी मुख्य बिंदु इसको देखा जाए तो इस एडवाइजरी का उद्देश्य सोशल मीडिया कंपनियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए लोगों के मनगढ़ंत डीप फेक क्लिप पर अधिक सख्ती से कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना था। IT मंत्रालय ने इन प्लेटफॉर्म को 36 घंटे से कम समय में डीप फेक के मानदंडों को पूरा करने वाली किसी भी सामग्री को हटाने का निर्देश दिया। IT एक्ट 2021 विशेष रूप से किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिरूपण करने वाली किसी भी सामग्री को होस्ट करने पर रोक लगाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया फर्मों को सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 का पालन करने का निर्देश दिया है। तो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं कराऊंगा। बिल्किस बानो केस आप देख सकते हैं। बिल्किस बानो में 2002 का जो है मुद्दा है। गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो जो उस समय गर्भवती थी, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई। मामले की जांच CBI द्वारा 2008 में मुंबई की एक अदालत ने 11 व्यक्तियों को दोषी ठहराया। अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने इन दोषियों को छूट दी, जिसके कारण उनकी रिहाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर से चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, न्यायालय ने माना कि गुजरात सरकार के पास छूट के आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इस संदर्भ में उपयुक्त सरकार वो थी जिसके अधिकार क्षेत्र में अपराधियों को सजा सुनाई गई थी, जो कि महाराष्ट्र था। ठीक है, स्वतंत्रता याचिका की अस्वीकृति। अदालत ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने की उनकी याचिका को खारिज करते हुए दोषियों को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। खुद से फिर से आ जाओ। और अब यहाँ पर छूट पर कुछ ऐतिहासिक मामले हैं जिनको कोड किया गया है। लक्ष्मण नस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने छूट देने को नियंत्रित करने वाले कारकों को रेखांकित किया। इन कारकों में शामिल है कि क्या अपराध सामाजिक प्रभाव के बिना एक व्यक्तिगत कार्य था, भविष्य में पुनरावृत्ति की संभावना, दोषी की आपराधिक क्षमता का नुकसान। तो ये कुछ सिचुएशन है। ठीक है, अब उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा कृषि बागवानी भूमि की खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, उत्तराखंड के CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने हाल ही में बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीद पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड का गठन हुआ था। 2004 में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 154 में किए गए एक संशोधन के अनुसार व्यक्तियों के पास 12 सितंबर 2003 से पहले राज्य में अचल संपत्ति नहीं है, वे जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से कृषि और बागवानी के उद्देश्य से जमीन खरीद सकते हैं। क्लियर? अब आगे देखें, जिला मजिस्ट्रेट अगली समीक्षा तक गैर निवासियों को कृषि और बागवानी भूमि में की बिक्री को रोक देंगे। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सैन्य नर्सिंग में महिलाओं के लिए 100% आरक्षण को रद्द किया है। इसमें क्या है, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा अध्यादेश 1943 के उस प्रावधान को रद्द किया जो नर्सिंग अधिकारी पदों पर महिलाओं के लिए 100% आरक्षण को की अनुमति देता था। ठीक है, अब अदालत ने कहा है कि अनुच्छेद 14, 16 का क्लास 2 और 21 के तहत महिलाओं के लिए इस विशेष आरक्षण को असंवैधानिक पाया, क्योंकि यह उद्देश्य के लिए वर्गीकरण और तर्कसंगत जुड़ाव के दोहरे परीक्षण में विफल रहा। कोर्ट का यह भी तर्क है कि अनुच्छेद जो 15 का क्लॉज 3 है वो महिलाओं को एक विशिष्ट वर्ग के रूप में स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह केवल लिंग के आधार पर 100% नौकरी आरक्षण को उचित नहीं ठहराता है। ठीक है, ये भी चीज़ें।
अब यहाँ पर कुछ कुकी जोमी जनजातियों को असूचीबद्ध अनलिस्टेड करना है। खबरों में क्यों है? क्योंकि केंद्र ने अनुरोध किया है कि मणिपुर सरकार मणिपुर की अनुसूचित जनजाति एसटी सूची की कई कुकी और जोमी जनजातियों को हटाने के अनुरोध की समीक्षा कर रही है। ये घाटी स्थित मैतेई लोगों और पहाड़ी स्थित कुकी जो एसटी लोगों के बीच चल रहे जातीय संघर्ष की प्रतिक्रिया है। मैतेई जो जंगली पहाड़ी जिलों में जमीन के मालिक होने के लिए एसटी का दर्जा चाहते हैं, जहां केवल एसटी ही जमीन के मालिक हो सकते हैं। सूची में कुछ कुकी और जोमी जनजातियों को शामिल करने के खिलाफ है। मतलब जो मैतेई हैं वो नहीं चाहते हैं कि कुकी और जोमी को इन ट्राइब्स में शामिल किया जाए। अगर ये शामिल हो जाते हैं तो वहाँ पर इनको भी ज़मीन खरीदने का अधिकार मिल जाएगा। तर्क ये है क्योंकि चूंकि ये जनजातीय स्वतंत्रता पूर्व जनगणना में सूचीबद्ध नहीं, इसलिए वह मणिपुर के लिए स्वदेशी नहीं है। इनको जो कुकी है और जोमी है वो कहते हैं कि ये लोग स्वदेशी नहीं हैं। क्लियर? ये कहना असत्य है कि 1950 में जब पहली संविधान अनुसूचित जनजाति सूची बनाई गई थी तब कुछ जनजातियां मणिपुर में नहीं रह रही थी। सूची में कोई भी कुकी जनजाति, कोई भी लुशाई जनजाति और कोई भी नागा जनजाति जैसी प्रविष्टियां शामिल थी। मणिपुर एसटी सूची को 1956 में यह अद्यतन किया गया था और इसमें किसी भी मीजो जनजाति को छोड़कर विशिष्ट जनजातियों के नाम के साथ 29 प्रविष्टियां शामिल थी। अब दूसरा है, देखो काफी इंपॉर्टेंट है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत श्री काका कालेकर की अध्यक्षता में राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा करी गई थी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट, काका कालेकर समिति। इसमें और भी समिति थी, लोकुर समिति, भुरिया और जाक्सा। लोकुर, भुरिया और जाक्सा, ये कुछ कमेटीज थी, पिछड़ा वर्ग आयोग को लेकर बनाई गई थी। ठीक है, अब आरक्षण के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान के बारे में बात करें तो भाग 16 में एससी और एसटी का आरक्षण केंद्रीय और राज्य विधानमंडल को लेके। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आर्टिकल। अब इन आर्टिकल से जैसे अगर कोई भी करंट की न्यूज़ आती है तो उनसे रिलेटेड आर्टिकल भी पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 15 का क्लॉज 4 और 16 का क्लॉज 4, इसने राज्य और केंद्र सरकारों को एससी और एसटी के सदस्यों के लिए सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने में सक्षम बनाया। आर्टिकल 223 का टी, प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। 243 का डी, प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 330 और 332 में ये संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण के माध्यम से विशिष्ट प्रावधान करता है। अनुच्छेद 341 और 342 ये राष्ट्रपति को एससी और एसटी सूचियों को अधिसूचित करने और संसद को ये सूची बनाने की शक्तियां प्रदान करता है। कुछ संविधान संशोधन भी हुए, जैसे 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995। सरकार को पदोन्नति प्रमोशन में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए अनुच्छेद 16 में एक नया खंड 4A जोड़ा गया था। 50वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 हुआ। यह आरक्षण देकर जो प्रमोशन एससी और एसटी उम्मीदवारों को परिणामी वरिष्ठता प्रदान करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको देखना जरूरी है। अब आंध्र जो है वो जाति जनगणना कराने वाला दूसरा राज्य है। उन जातियों की कल्याण आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देना जिन्हें सरकारी कार्यक्रमों से लाभ नहीं मिला है। दूसरा, सामाजिक निष्पक्षता और समावेशी शासन की गारंटी के लिए जनगणना का महत्व। व्यापक कवरेज पर जानकारी जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लाखों परिवारों, स्वयं सेवक और ग्राम सचिवालय कर्मचारी शामिल हैं। जाति जनगणना कराने वाला दूसरा राज्य जो है वो बिहार के बाद आंध्र प्रदेश है। पहला क्या है? बिहार है, दूसरा क्या है? आंध्र प्रदेश है। अब कुछ विवाह को लेके बात चल रही। सपिंदास मतलब जैसे भाई बहन, चाचा चाची, आंटी, ऐसी है ना, जो अपने ही जो है पूर्वज हैं उनके साथ में शादी को लेके कुछ बातें चल रही। हिंदू कानून में सपिंदा विवाह उन व्यक्तियों के बीच मिलन को संदर्भित करता है जो विशिष्ट पीढ़ीगत सीमाओं के भीतर निकट रूप से संबंधित होते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 HMA विशेष रूप से ऐसे विवाहों पर प्रतिबंध लगाता है जब तक कि रीति रिवाज द्वारा अनुमति ना दी गई हो। HMA के अनुसार माता की ओर से 3 पीढ़ी और पिता की ओर से 5 पीढ़ी के भीतर विवाह जो है क्या है? प्रतिबंधित है। इस नियम का उद्देश्य करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह को रोकना है। कुछ अपवाद भी हैं। यदि ऐसे संघों का समर्थन करने वाला कोई स्थापित रिवाज है तो HMA सपिंदा विवाह की अनुमति देता है। ठीक है। हालिया कानूनी चुनौती दी गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल में ही HMA की धारा 5 के क्लॉज 5
के खिलाफ चुनौती को खारिज करते हुए सपिंदा विवाह पर प्रतिबंध को बरकरार रखा। अदालत ने ऐसे विवाहों को उचित ठहराने के लिए रीति रिवाजों के कड़े सबूत की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत ने कहा, आप सबूत कोई ऐसा लेके आओ जहां सपिंदाज मैरिज को जो है लीगल बताया गया है, तो हम इसको अलाउ कर देंगे। न्यायालय का तर्क यह है कि न्यायालय ने कहा कि विवाह साथी की पसंद का नियमन कानूनी प्रतिबंधों के अधीन हो सकता है। इसमें सिद्ध प्रथागत समर्थन के बिना सपिंदा विवाह पर रोक लगाने में समानता के अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया। अब देखा जाए तो यूरोप हो गया, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो है कई यूरोपीय देशों में अनाचार संबंधों के संबंध में अधिक उदार कानून है, वहाँ पर आम चीज़ है। फ्रांस और बेल्जियम जैसे कुछ देशों में सहमति देने वाले वयस्कों के बीच अनाचार को अपराध नहीं माना गया है। अमेरिका भी ऐसे ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट करंट अफेयर्स है। पोप फ्रांसिस ने सरोगेट पेरेंटिंग पर वैश्विक प्रतिबंध की वकालत करी है, जो अभी जिनकी डेथ हुई है, जिनकी अभी जो है क्या हुई है, डेथ हुई है। ठीक है, पोप फ्रांसिस ने सरोगेट मातृत्व पर दुनिया भर में प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। इसे निंदनीय और महिलाओं और बच्चों की गरिमा का महत्वपूर्ण उल्लंघन करार दिया। क्या है, पोप ने सरोगेसी के माध्यम से महिलाओं की वित्तीय कठिनाइयों के शोषण पर चिंताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस प्रथा पर सार्वभौमिक रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए वैश्विक कार्रवाई की इच्छा व्यक्त करी। आलोचक सरोगेट माताओं के रूप में आर्थिक रूप से जरूरतमंद महिलाओं के संभावित शोषण की ओर इशारा करते हैं। विवादों के बावजूद सरोगेसी के प्रति रुचि बढ़ रही है, विशेषकर वृद्ध महिलाओं और पारिवारिक विकल्प चाहने वाले समान लिंग वाले जोड़ों के बीच। इटली में जहां सरोगेसी पर प्रतिबंध है, विदेश में सरोगेसी चाहने वाले जोड़ों को दंडित करने के लिए एक नए कानून पर विचार किया जा रहा है। अब देखा जाए भारत में जो सरोगेसी कानून है वो क्या है। सरोगेसी विनिमय अधिनियम 2021 एक महिला जो विधवा है या 35 से 45 वर्ष की आयु के बीच तलाकशुदा है या एक जोड़ा है, उनकी कोई चिकित्सीय स्थिति है तो वह सरोगेसी का लाभ उठा सकते हैं, है ना, या इस विकल्प पर विचार कर सकते हैं। यह केवल परोपकारी सरोगेसी को अनुमति देता है जहां पैसे का आदान प्रदान नहीं होता है, जहां सरोगेट मां आनुवांशिक रूप से बच्चा चाहने वालों से संबंधित होती है। व्यवसायिक सरोगेसी अगर कोई करता है तो इसके लिए 10 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है 60% साइनेस कन्नड़ में। क्या है ये मसला? कन्नड़ भाषा व्यापक विकास संशोधन अधिनियम 2024 को तुरंत लागू करने के लिए एक अध्यादेश के रूप में पेश किया जाएगा। संशोधित कानून के तहत डिफाल्टरों के लिए सिर्फ नोटिस ही नहीं बल्कि सख्त जुर्माना भी निर्धारित किया जाएगा। यह कदम दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा अंग्रेजी साइनेस के उपयोग के खिलाफ कन्नड़ संगठनों के हालिया विरोध प्रदर्शन के बाद उठाया गया। कर्नाटक कैबिनेट के राज्यभर के साइन बोर्डों में 60% कन्नड़ के लिए कानून को मंजूरी दी गई। नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा। एएमयू की उत्पत्ति जो है 1875 इसकी जड़ें सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से जुड़ी हुई। कॉलेज की स्थापना इस्लामी धर्मशास्त्र के साथ साथ पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी, जिसका उद्देश्य मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति को ऊपर उठाना और उन्हें सरकारी सेवाओं के लिए तैयार करना था। 1920 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। शिक्षा में जो अल्पसंख्यक चरित्र का अर्थ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के क्लॉज 1 के तहत धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। यह प्रावधान संस्थानों को उनकी अल्पसंख्यक स्थिति के आधार पर सहायता प्रदान करने में गैर भेदभाव सुनिश्चित करता है। सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है इस पे कि एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर कानूनी बहस 1967 के इस मामले में शुरू हुई। जीज बाशा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जीज बाशा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एक केस है, इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एएमयू मुस्लिम अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित नहीं किया गया था और इसलिए वो अल्पसंख्यक संस्थानों के दर्जे का दावा नहीं कर सकता। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि एएमयू की स्थापना केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से की गई थी, यह केवल मुसलमानों द्वारा संचालित नहीं था। कुछ इससे रिलेटेड कानून हैं। 1981 एएमयू अधिनियम में एक संशोधन ने स्पष्ट रूप से इसकी अल्पसंख्यक स्थिति को मान्यता दी 1981 में। 2005 में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए एएमयू की आरक्षण नीति को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चुनौती दी और पलट दिया, जिसने 1981 के अधिनियम संशोधन को भी रद्द कर दिया। 2006 में देखा क्या हुआ कि उच्चतम न्यायालय को उच्च न्यायालय के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिकाएं प्राप्त हुई, जिनमें एक केंद्र सरकार की ओर से भी थी। 2016 में क्या हुआ, केंद्र सरकार ने यह कहते हुए अपनी अपील वापस ले ली कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में सरकार द्वारा अल्पसंख्यक संस्थान स्थापित नहीं किया जा सकता।
खबरों में क्या है, अब नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की अल्पसंख्यक स्थिति से संबंधित एक मामले की सुनवाई शुरू कर दी। तो ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करा रहा हूं, ठीक है। चंद्रबाबू नायडू से जुड़े हालिया मामले में सुप्रीम कोर्ट, पृष्ठभूमि क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर खंडित निर्णय सुनाया। याचिका में कथित कौशल विकास घोटाले में एफआईआर को खारिज करने की मांग करी। ये हिडेनबर्ग केस है, से सीबीआई को ट्रांसफर करो, और कोई कह रहा है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने पर सुप्रीम कोर्ट, खबरों में क्यों है भैया ये, सुप्रीम कोर्ट ने जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने एक विशेष जांच दल एसआईटी बनाने के अपने अधिकार पर चर्चा की। इस बात पर जोर दिया कि इस शक्ति का उपयोग केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में किया जाना चाहिए। चर्चा क्या है, कहाँ से ये बात उठी, तो ये चर्चा हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपी की जांच सेबी से सीबीआई को स्थानांतरित करने या एसआईटी बनाने के संबंध में याचिका के दौरान हुई थी। न्यायाधीश की टिप्पणियां क्या है, मुख्य न्यायाधीश उस समय डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालतों को मजबूत औचित्य के बिना किसी जांच प्राधिकरण को नहीं बदलना चाहिए जो न्याय की संभावित विफलता का संकेत है, ठीक है। याचिकाकर्ताओं को स्थानांतरण को उचित ठहराने के लिए मौजूदा जांच की अपर्याप्त या पूर्वाग्रह दिखाने वाले पर्याप्त सबूत पेश करने होंगे। तो ये भी है ना, काफ़ी बड़ा मुद्दा चल रहा था। अब यहाँ पर देखो, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का स्वच्छ सर्वेक्षण कराया गया। तो इसमें क्या कहा गया कि स्थापना वर्ष, इसके बारे में मंत्रालय द्वारा कुछ कवरेज, शहरी क्षेत्रों के लिए वार्षिक स्वच्छता रैंकिंग जारी करी। आवास और शहरी मंत्रालयों का एक मामलों का एक मंत्रालय है। मूल रूप से 2016 में 73 शहर अब 4416 स्थानीय निकायों तथा 61 छावनियों और 88 गंगा कस्बों के साथ बढ़ गए हैं। क्या क्या होगा इसमें, घर घर जाकर कचरे का संग्रहण, स्रोत पर पृथक्करण और सार्वजनिक क्षेत्रों की साफ सफाई और स्वच्छ जल निकाय। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में विजेता इंदौर और सूरत शहर, ठीक है, वर्सेस 1 लाख से अधिक जनसंख्या। सासवाड़ महाराष्ट्र और 1 लाख जनसंख्या। इंदौर जो है लगातार 7 वर्षों तक सबसे स्वच्छ शहर है। सूरत पहली बार शीर्ष पुरस्कार विजेता, पुरस्कार के 8 साल के इतिहास में शीर्ष पुरस्कार के लिए बराबरी का पहला उदाहरण। महाराष्ट्र राज्यों में अव्वल, मध्य प्रदेश द्वितीय विजेता, और कुछ 5 निचले राज्य हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, नागालैंड और त्रिपुरा, ठीक है। अब कोचिंगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जारी किया गया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 जारी किया। कोचिंगों के लिए दिशा निर्देश कुछ दिया गया कि कोचिंग संस्थानों का 100% चयन, 100% नौकरी की गारंटी या प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा की गारंटी जैसे दावे करने की अनुमति नहीं है। इस तरह के आप विज्ञापन नहीं चला सकते, है ना। अनिवार्य जानकारी में देखा जाए तो उम्मीदवार का फोटो, अगर सफल उम्मीदवार के बारे में निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए विज्ञापनों में। उम्मीदवार का फोटो, उम्मीदवार द्वारा सुरक्षित रैंक, उसके द्वारा चुना गया पाठ्यक्रम, उसकी अवधि, चाहे कोर्स निःशुल्क हो या शुल्क वाला हो, ठीक है। अब इसके बाद में फॉन्ट और प्लेसमेंट। विज्ञापन में किसी भी अस्वीकरण, प्रकटीकरण, महत्वपूर्ण जानकारी का फॉन्ट दावे विज्ञापन में प्रयुक्त प्रारूप के समान होना चाहिए, ठीक है। चलो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो मैं कराता रहूँगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र ISTEM बेंगलुरु में समावेशा परियोजना शुरू कर रहा है। उद्देश्य क्या है इसका, राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के दोहराव से बचना और उद्योगों, स्टार्टअप और शोधकर्ताओं के लिए पूंजीगत व्यय को बचाना। उन्हें उन संस्थानों को जोड़कर जिनके पास आवश्यक उपकरण है, उद्योगों और शोधकर्ताओं के लिए इसे अध्ययन के लिए किराए पर देना संभव हो जाता है।
आई स्टेम, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो आई स्टेम ये भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय की एक पहल है। आई स्टेम एक राष्ट्रीय पोर्टल है जो शोधकर्ताओं को उनके अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए आवश्यक विशिष्ट सुविधाओं का पता लगाने में सहायता करता है। पोर्टल उपलब्धता की दूरी और समय के आधार पर सुविधाओं को शॉर्टलिस्ट करने और पहचानने में भी सहायता करता है। चलो, अब कुछ इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको लास्ट में एमसीक्यूज़ भी मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति SCLSC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया। यह केवल विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह PBTG को कानूनी सहायता और सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा इसमें सही नहीं है, पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो आपका इसमें दूसरा सही नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं है और पहला आपका सही है। यानी जो SCLSC है इसका गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया। दूसरा है राष्ट्रपति की क्षमादान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो क्षमा सजा और दोष सिद्ध दोनों को हटा देती है और दोषी को पूरी तरह दोषमुक्त कर देती है। अगर क्षमा दे दी गई तो सजा और दोष सिद्ध दोनों को हटा देती है। दूसरा, माफ़ी का तात्पर्य सजा के एक रूप को हल्के रूप से बदलने से नहीं। अगर माफ़ी हो गई तो मतलब पूरी तरह से कंप्लीटली जो है माफ़ है। तो आपका जो विकल्प पहला सही है। तीसरा, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण प्रकाशित किया? तो राइट आंसर है आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। ठीक है। PM जनमन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा, केवल एक। इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों PBTG के जीवन में सुधार करना है। तो ये आपका जो पॉलिटिकल करंट अफेयर्स है वो मैंने कराई। अब इसके बाद में ऐसे ही कंटिन्यू एवरी मंथ्स की जो है करंट अफेयर जो है लगभग हम 2-3 दिन में हम पूरी कवर कर देंगे। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ में और इसको शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।